हाय स्टूडेंट्स, मुनीर किरियो इज हेयर। आज हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और इस प्रोसेस की समझने के लिए स्टूडेंट्स से डिमांड भी ज़्यादा है। तो आइए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का पहले इक्वेशन के ज़रिए ओवरव्यू करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इनऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स। ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, यानी ये इस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और इससे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं। तो इस साइड वाले मॉलिक्यूल्स को हम लिखते हैं, ये है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स। याद रहे कि इस जगह पे अगर हम 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिखेंगे तो फिर इस जगह पे 6 मॉलिक्यूल लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये 12 मॉलिक्यूल ही हिस्सा लेते हैं, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इनको 6 कर देते हैं ताकि उस जगह पे वो 6 मॉलिक्यूल हमें लिखना न पड़े। तो हम इसको फुल लिखते हैं ताकि हमें एक्चुअल पता हो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं। तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन एवरीवेयर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी कंडीशन है वो है क्लोरोफिल, यानी ये प्रोसेस, ये रिएक्शन उस जगह पे हो सकता है जहां पे क्लोरोफिल मौजूद हो। अब देखें, क्लोरोफिल एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, उस जगह पे ये प्रोसेस तो होगा, लेकिन रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर है। वो एनर्जी जो है वो इस जगह पे सनलाइट से आ गई, यानी सूरज की जो रोशनी है उसका होना और क्लोरोफिल का होना एसेंशियल कंडीशंस हैं। ये दोनों कंडीशंस जब होंगी तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इस मिकदार में वाटर से, इस क्वांटिटी से रिएक्शन करेगी, तो इस वक्त हमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल एज ए प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम लिखते हैं कि ये दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं और इनके पास कम एनर्जी है, यानी ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स हैं। जब इनसे ग्लूकोज बना तो इसको हम लिखते हैं कि ये ग्लूकोज जो है वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, यानी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। इस तरह से ये पुअर मॉलिक्यूल है, इसके पास भी कम एनर्जी है। ये भी पुअर मॉलिक्यूल है, इसके पास भी कम एनर्जी है। ज़्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, तो इसको हम कह देंगे इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमें मिला है वो है ग्लूकोज। नाउ इस इक्वेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो ये प्रोसेस जो है, पूरा प्रोसेस, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। आप देख रहे हैं कि इस जगह पे कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, इस जगह पे भी कार्बन है और ऑक्सीजन है, जबकि इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन इसके अंदर आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, यानी ग्लूकोज के अंदर। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुई और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये प्रोसेस जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के होने की वजह से कहलाता है रीडॉक्स प्रोसेस, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम बोलते हैं ये रीडॉक्स प्रोसेस है। जबकि मेटाबॉलिज्म के अंदर इसको हम पढ़ते हैं कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है
तो इस वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने को हम बोलते हैं कि एनाबॉलिक प्रोसेस। जब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक है, जबकि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो इसको रिडॉक्स के साथ हम एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। का जो प्रोसेस है उसके लिए हम साइट पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्चुअली होता किस जगह पे है। तो हम जनरली कहते हैं कि हम हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं, और हायर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो साइट है वो लीफ है, यानी लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। थोड़ा सा इस जगह पे ये माइंड में रखना है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का ताल्लुक क्लोरोफिल से है, और जिस जगह पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होगा उस जगह पे प्लांट्स का कलर जो है वो ग्रीन होगा। तो लीव्स अक्सर ग्रीन होते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्रीन पॉट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो जनरली लीव्स ग्रीन होते हैं इसीलिए। अब एक लीफ की एनाटॉमी हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर बेसिकली प्रोसेस जो होता है, फॉर एग्जांपल हम ये इसका पीस जो है इसको कट करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये पीस हमें इस तरह से नजर आएगा कि इस लीफ का जो है अपर एपिडर्मिस, इस लीफ का जो है इस तरह से लोअर एपिडर्मिस, और उसके ऊपर ये क्यूटिकल का लेयर भी होता है, वैक्सी क्यूटिकल इसके ऊपर मौजूद होता है। इसके साथ साथ इस जगह पे यूं इस अरेंजमेंट में पैलेसेड सेल्स होते हैं। ये अपर सरफेस में भी इसी तरह से अरेंजमेंट होता है पैलेसेड सेल्स का, और इसके सेंट्रल पार्ट में यानी डिस्पर्स्ड स्पंजी सेल्स होते हैं। ये बड़े सेल्स होते हैं साइज में बाकी सेल्स के मुकाबले में, और इन सेल्स के सराउंडिंग एयर स्पेस भी मौजूद है। इस जगह पे फर्ज करें कि ये स्टोमेटा है जो गार्ड सेल से जो है कंट्रोल्ड होती है। तो जैसे प्लांट के अंदर हमने एक पीस को दिखाया है अंदर से उसकी एनाटॉमी, तो ये स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होती है, इससे वेपोराइजेशन भी होती है। तो इस जगह पे इन सेल्स के सराउंडिंग ये ज़मीन से वाटर भी आ जाता है, वाटर अवेलेबल होता है काफ़ी क्वांटिटी में, और एयर से इस जगह पे ऑक्सीजन भी आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव परफॉर्मेंस जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की है वो इन सेल्स के अंदर होती है। इन सेल्स को हम बोलते हैं ये है मीजोफिल सेल्स। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ये सेल्स हैं। इसके अलावा पैलेसिड सेल्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उस जगह पे भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। इवन गार्ड सेल्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि वैक्सी लेयर जो है अपर और लेयर इनके अंदर फोटोसिंथेसिस के न होने के चांसेस हैं क्योंकि इनके ऊपर वैक्सी लेयर है और इनके अंदर क्लोरोफिल की क्वांटिटी जो है वो मेजर नहीं हुई। तो हम जिन सेल्स को स्टडी करते हैं वो है मीजोफिल सेल। अब मैं एक मीजोफिल सेल को इससे बाहर निकाल रहा हूं कि फर्ज करें कि ये एक मीजोफिल सेल है, इसका यूं स्ट्रक्चर है। इस पूरे स्ट्रक्चर में सेल वाल के अंदर इसका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसका न्यूक्लियस है, दूसरे ऑर्गेनेल्स है, लेकिन हमने इन सब में से सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल को पढ़ना है जो हर एक सेल के अंदर होता है, ये है क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी शेप डिस्क लाइक या डिस्क्वाइड शेप होती है। हमने इसको पढ़ना है जिसके अंदर क्लोरोफिल सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को सेल से बाहर निकालकर स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल होता है सेल का, ये बेसिकली डबल लेयर्ड होता है। अब इसके अंदर वाले जो हिस्से हैं वो फंक्शनली 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट इसका जो है डेंस फ्लूइड होता है जिसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है, उस हिस्से को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। दूसरा उसके साथ स्ट्रक्चरल पार्ट होता है जो इस जगह पे यूं
मौजूद होता है। इस तरह की स्ट्रक्चर्स एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा होती है, यानी काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। हम फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसमें से कुछ बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपस में इस जगह से कनेक्टेड भी होती हैं। तो ये जो पार्ट है दूसरा स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में नज़र आ रहा है, जो लेमेला के तरह नज़र आ रहा है। ये बेसिकली ऐसे होता है जैसे एक सिक्का, उसके ऊपर हम दूसरा सिक्का रखें, तीसरा, तो ये एक उनका जो है स्टैक बन जाएगा। तो ये स्टैक्ड पार्ट है। इस पार्ट को हम नेम देते हैं थाइलेक्वाइड। तो ये थैलेक्वाइड पार्ट है। याद रहे कि इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। हमने पढ़ा कि एक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्रेनम, जबकि सबको मिला के प्लूरल उसको बोलेंगे ग्रेना। तो ये भी वर्ड्स हैं जो थैलेक्वाइड के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो असल में जो हमें प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का डिस्कस करना है, उसके अंदर ये जो स्ट्रोमा पार्ट है, इसके अंदर जो रिएक्शन होगा वो होगा डार्क रिएक्शन, यानी केल्विन साइकिल का प्रोसेस जो है वो इस फ्लूइड पार्ट में होता है। जो डेंस फ्लूइड है वो एक साइक्लिक प्रोसेस होगा यूं, उसके अंदर जो है सीरीज ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। जबकि थैलेक्वाइड वो पार्ट होता है जिसके अंदर लाइट रिएक्शन होगा। तो हमें पहले लाइट रिएक्शन को देखना है कि लाइट रिएक्शन थैलेक्वाइड के अंदर कैसे होता है, फिर उस रिएक्शन को हम लीड करेंगे या रिलेट करेंगे इस डार्क रिएक्शन के उसके जो हैं प्रोडक्ट्स वो डार्क रिएक्शन में कैसे हिस्सा लेते हैं। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या जिसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं सिंपली। तो ये लाइट रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें माइंड में रखनी है उनमें से पिगमेंट्स, यानी इसके अंदर हम जो है ग्रीन पिगमेंट्स और कैरोटीनाइड्स, उसके अंदर क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ फोटो सिस्टम्स, यानी इसके अंदर फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 का जिक्र होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, यानी ये प्रोटीन के बने हुए कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड पोजीशन में आ जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ एनर्जी कैरियर्स, यानी जैसे सोलर लाइट केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH2 वो एनर्जी कैरियर्स बनेंगे। उनके बनने का प्रोसेस, जैसे ATP के बनने के प्रोसेस को हम फास्फोरिलेशन कहते हैं। तो ATP के बनने के 2 बेसिक प्रोसेसेस इस जगह पे होंगे, जिनके अंदर एक प्रोसेस नॉन साइक्लिक होगा और दूसरा जो है साइक्लिक फास्फोरिलेशन होगी। इनको हम पढ़ेंगे। तो ये सारे इवेंट्स लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले इस जगह पे मैं फोटो सिस्टम्स को बनाता हूं कि फर्ज करें कि ये एक फोटो सिस्टम है। इस तरह से ये फोटो सिस्टम जो है इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जैसे सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है, इसके साथ सराउंडिंग में क्लोरोफिल बी, सी, डी और किसी जगह पे इसके साथ कैरोटीनाइड्स वगैरह, यानी ये सारी क्लोरोफिल के पिगमेंट्स इस जगह पे मौजूद हैं। ये ऐसे समझो कि ये थैलेक्वाइड का अपर एंड लोअर लेयर है। उसका जो अपर सरफेस है जिस जगह पे लाइट पेनिट्रेट होगी वो जगह जो है उसको हम फोटो सिस्टम कह रहे हैं। तो जैसे लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने वाली जगह जो है ये फोटो सिस्टम 2 होती है। तो इसको हम फोटो सिस्टम 2 के नाम से पहचानेंगे। याद रहे कि फोटो सिस्टम 2 को P600 ATB कहते हैं और ये वेवलेंथ है जिसको हम नैनोमीटर्स में लिखते हैं। यानी इसके अंदर जो लाइट पेनिट्रेट होगी सिस्टम के लिए उसको हम बोलते हैं कि वो 680 मेजरमेंट के अंदर होगी लाइट। तो जैसे सनलाइट बाहर से आ रही है तो ये सनलाइट जैसे ही आएगी इस जगह पे तो हम लिखते हैं कि इस लाइट का जो रे
फोटो सिस्टम 2 के तरफ आता है, ये डुअल होता है नेचर में। एक तो ये वेवी होता है, दूसरे इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम पॉकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। उनको या तो हम क्वांटा पढ़ेंगे या उनको हम फोटॉन्स पढ़ेंगे। ज़्यादातर फोटॉन को इनको जाना जाता है और इसी ही वर्ड से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का नेम जो है वो ड्राइव हुआ है। तो लाइट जैसे ही इस फोटो सिस्टम के ऊपर आएगी तो उसके पैकेट्स यानी एक एक फोटॉन एक एक जगह पे रिएक्शन करेगा। जैसे ये फोटॉन आया, फॉर एग्जांपल ये कैरोटीनॉइड्स ने उसको कैप्चर किया है, ये पिगमेंट्स हैं उन्होंने कैप्चर किया है, तो ये उसको बी के तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे यानी क्लोरोफिल बी के तरफ। और जो बी है वो भी नहीं रख सकता उसको, तो बी अगेन उसको ए की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। तो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है, इस जगह से ये रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। तो इस जगह से जैसे ही लाइट का फोटॉन रिएक्शन सेंटर में आया तो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और ये एलिवेटेड हो जाते हैं अपनी पोजीशन से। जैसे ये एलिवेट हो जाते हैं तो हम इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर लेते हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ये एलिवेट हुआ तो आगे ये जैसे ऊपर जाएगा तो उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो हैं वो उसको रिसीव करेंगे। तो इस जगह पे मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्साइट हुआ है तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको हासिल करेंगे। तो इससे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन जिस जगह से निकले हैं, ये जो रिएक्शन सेंटर था ए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उस जगह पे उतने होल्स पैदा होंगे। हम अज्यूम करते हैं कि जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह से निकले हैं, 2 होल्स प्रोड्यूस हुए हैं, यानी उस जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है। तो ये रीफिल होता रहता है, यानी इस जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है रीफिल होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो प्रोवाइड करेगा वो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल है जो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेता है और ख़ुद को सेक्रीफाई करता है। इसके जो है इलेक्ट्रॉन इससे ऑक्सीडाइज होकर इस जगह पे पहुंच जाते हैं, डिफरेंट एंजाइम की हेल्प से वो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे वाटर से इस जगह पे हाइड्रोजन आएगी तो ये ऑक्सीजन जो है ये इससे जुदा होती जाएगी, एक वाटर के मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन सेपरेट हुई। इसी तरह से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उसे दूसरी ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट हुई। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन गैस बना लेती है। तो जब फोटोसिंथेसिस के अंदर हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन लिबरेट होती है या यील्ड होती है, तो वो ये ऑक्सीजन होती है जो वाटर मॉलिक्यूल से इस जगह पे लिबरेट हुई है। अब हाइड्रोजन जैसे ही इस्तेमाल होती है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो एक्साइट हो गए इस तरफ, बाकी इसके प्रोटॉन्स बचे। तो ये प्रोटॉन जो है इस तरफ यूं इस जगह पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ये प्रोटॉन्स इस जगह पे मौजूद होंगे, यानी ये इस जगह पे स्टोर हो रहे हैं। फिलहाल ये आगे हम पढ़ते हैं कि ये कैसे यूटिलाइज होंगे। तो अब इस तरफ देखें कि ये अगर रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड पोजीशन में चले गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ज़्यादातर फियोफाइटिन होता है उसने इनको रिसीव किया। अब रिसीव करने के बाद वो उनको ट्रांसफ़र करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जो इस डायरेक्शन में उसको मूव कराएगा यूं। ये देखें ये उसकी जगह है जहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको हम लिखते हैं PQ यानी प्लास्टोक्विनिन। प्लास्टोक्विनिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी के पास गया था। अब वो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो है ट्रांसफ़र होगा और प्लास्टोक्विनिन की तरफ पहुंचेगा। प्लास्टोक्विनिन से आगे फिर वो दूसरे जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इस जगह पे कॉम्प्लेक्स है, यानी इस जगह पे पूरा कॉम्प्लेक्स मौजूद है जिसको हम लिखते हैं कि साइटोक्रोम बी भी होता है इस जगह पे साइटोक्रोम F भी होता है,
इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी ये कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम्स का। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन से एनर्जी जो है वो ले लेते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है जो खाली हो जाता है उसको फिर आगे ट्रांसफ़र करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन इनके पास एनर्जी लेके आ रहा था इस डायरेक्शन में, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ये साइटोक्रोम Bf कॉम्प्लेक्स दो काम करता है। एक तो ये जो प्रोटॉन्स हाइड्रोजन के फ्री हुए थे इनको इस हिस्से से यानी थैलेकॉइड से निकालकर स्ट्रोमा की तरफ भेजने में हेल्प करता है, यानी इनको प्रोटॉन्स को इस जगह से मूव कराता है। दूसरा, इस जगह पे ADP मौजूद होता है, उसके साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिड्यूस करा देता है। तो ये जैसे ही आपस में रिड्यूस हो जाते हैं तो इनसे ATP बनना शुरू हो जाता है। तो इस जगह पे साइटोक्रोम Bf कॉम्प्लेक्स ने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लिया है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ये फास्फोरिलेशन हुई है, यानी ATP जो है वो बन गया है। तो ये ATP का बनना नॉन साइक्लिक है या साइक्लिक है ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले हम आगे चलते हैं कि साइटोक्रोम Bf कॉम्प्लेक्स ने जो इलेक्ट्रॉन जो है फारिग किया है, यानी जिसके पास अभी एनर्जी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगा और आगे जो है दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसको हम लिखते हैं PC, यानी प्लास्टोसाइनिन। ये प्लास्टोसाइनिन जो है ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, जबकि दूसरे सारे जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स वो प्रोटीनेशियस होते हैं लेकिन वो आयरन कंटेनिंग होते हैं। तो ये PC जो है आगे फोटोसिस्टम 2 के तरफ, यानी इस जगह पे हम लिखते हैं कि ये फोटोसिस्टम 2 मौजूद है जो इस शेप में मौजूद है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन अब इस तरफ जो है जाएगा। जैसे ये PS2 था इसी तरह से ये PS यानी फोटोसिस्टम 1 है और फोटोसिस्टम 1 के लिए हम लिखते हैं P700, यानी इसके अंदर जो वेवलेंथ यूज होगी वो 700 नैनोमीटर्स वाली होगी। हम अज्यूम करते हैं कि ये सनलाइट आ रही है और जैसे ही सनलाइट इसके अंदर यूज होगी सेम इसी तरह से रिएक्शन सेंटर में जाएगा क्लोरोफिल A में, और क्लोरोफिल A में जैसे ही ये लाइट पहुंचेगी तो उस जगह पे अब वाटर मॉलिक्यूल जो है ये मौजूद नहीं होगा। जैसे ही रिएक्शन सेंटर जो है इस जगह से इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो वाटर की जगह पे यूज होंगे, यानी PS2 को फोटोसिस्टम 2 को जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से मिल रहे थे, यानी वाटर मॉलिक्यूल स्पिल्ट हो गए इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था। अब वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस रनिंग से होकर लीनियर सीक्वेंस में इस जगह पे पहुंचे हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम 1 यूज़ करेगा। तो इस जगह पे वाटर ब्रेक नहीं होता। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा और लाइट का फोटोन उस जगह पे पहुंचेगा तो इसी तरह से सेम ये भी इस जगह से एलिवेटेड होगा, यानी अपनी पोजीशन से ये भी एलिवेट होता है इस डायरेक्शन में। जैसे ही ये एलिवेट हुआ सेम इसी तरह से उसको भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करेगा। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको रिसीव किया और रिसीव करने के बाद ये आगे बिल्कुल इस सीक्वेंस की तरह उसको ट्रांसफ़र करता है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको इस डायरेक्शन में जो है ट्रांसफ़र करता है। इस जगह पे मौजूद होता है फेरिडोक्सिन, हम लिखते हैं FD। फेरिडोक्सिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो फोटोसिस्टम 2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद सीक्वेंस में आता है और वो उस इलेक्ट्रॉन को लेता है जो प्राइमरी एक्सेप्टर उसके पास ट्रांसफ़र करता है। तो फेरिडोक्सिन आगे फिर इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट स्टेप में भेजता है। वो जो नेक्स्ट स्टेप है इस जगह पे वो है NADP रिडक्टेज।
ये भी एक जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो FD से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है और इस जगह से NADP के साथ हाइड्रोजन जो होते हैं प्रोटॉन्स जो इस जगह से फ्री हुए इस तरफ चले गए वो वापस आ जाएंगे इस जगह पे और ये NADP के साथ रिड्यूस हो जाएंगे। तो NADP जो है अभी बन जाएगा NADPH2। तो ये निकोटीन अमाइंड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट अब हाइड्रेटेड हो गया, उसके साथ हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया, तो ये इसकी रिडक्शन हो गई फोटोसिस्टम 2 के अंदर। इस जगह पे आप देखें कि मैंने जो है फास्फोरिलेशन की बात की थी कि वो नॉन साइक्लिक भी होती है और साइक्लिक भी होती है। तो हम जब इस डायग्राम को देखते हैं तो इस जगह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये इस सीक्वेंस में जा रहे हैं, फिर यूँ जा रहे हैं, तो ये इनका लीनियर फ्लो है। ये इलेक्ट्रॉन वापस वाटर में नहीं आते, तो ये लीनियर फ्लो में चले जाते हैं जो आगे डार्क रिएक्शन में एनर्जी कैरियर के साथ चले जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर इस जगह पे ATP का जो बनने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम फोटो फास्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन कहते हैं। जो इन डेप्थ हम जाएंगे तो वो कीमियोस्मोसिस को प्रोसेस होता है इस जगह पे, वो अलग टॉपिक है एक, लेकिन ये फोटो फास्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन कहती है जिसे इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाता है। इस जगह पे हम देख रहे हैं कि एक तो हमें ATP का मॉलिक्यूल मिला है, ये एनर्जी कैरियर है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि हमें NADPH2 मिला है, यह भी एनर्जी कैरियर है। असल में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के ये दो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डार्क रिएक्शन में अपना हिस्सा डालेंगे या उस तरफ जाएंगे। इस जगह पे एक चीज़ जो रहती है वो है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। उसको हम पढ़ते हैं कि डार्क रिएक्शन में NADPH की क्वांटिटी से ज़्यादा ATP की ज़रूरत होती है, इसीलिए ATP कभी कभी साइक्लिक फॉर्म में फोटोसिस्टम 2 के अंदर NADPH के मिकदार से ज़्यादा भी बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? इस लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन एलिवेट होता है तो इस तरफ भी कभी कभी वो टर्न कर लेता है। जब इस तरफ टर्न कर लेता है तो इसको अगेन फेरिडॉक्सन रिसीव करता है, और फेरिडॉक्सन जो है उसको जैसे वापस उस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेजेगा उससे पहले इस जगह से उससे जो एनर्जी होगी वो इस डायरेक्शन में साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास आ जाएगी, और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स इससे भी सेम उसी तरह से जो है ADP यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिड्यूस करा के उसे ATP बनाना शुरू करेगा, जैसे इस तरह इस जगह पे उसने बनाना शुरू किए थे। तो ये वही इलेक्ट्रॉन है जो इसको ATP को रिड्यूस कराने में काम आता है। तो ये प्रोसेस अब इस तरह से होगा कि ये प्रोसेस इस जगह से चला और यूं होकर वापस जो है इस चक्कर के अंदर घूमने लगा और ATP प्रोड्यूस होते रहे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है। तो नाउ इसको हम सम अप करेंगे जैसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई वो सनलाइट और वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ, यानी इसके रिएक्टेंट। और जैसे लाइट रिएक्शन एंड होगा तो इन एंड उसे ATP और NADPH2 मिलेंगे। तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं ATP एंड NADPH2 जो अब डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल के अंदर हिस्सा लेंगे। होप कि आपको ये समझ आया होगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट यानी डार्क रिएक्शन इंशाल्लाह जल्दी उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।